हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो हिंदी व्याकरण हम कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस, और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हों या फिर कोई टीचिंग एग्जाम दे रहे हों हाई लेवल का। तो इसमें हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं वर्ण से संबंधित। तो वर्ण विचार हम कर रहे हैं, इसमें हमारा वर्ण के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है। इसके अलावा हमने स्वर के बारे में जान लिया है, स्वरों का वर्गीकरण देख लिया है, व्यंजन का वर्गीकरण भी हम देख चुके हैं, किस किस आधार पर हम कर सकते हैं। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है व्यंजन का, वो हम आज की क्लास में करेंगे। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक था, इसीलिए ये मैंने 2 पार्ट में किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमने देखा था व्यंजन को हम 2 आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो हमने देखा था उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा हमने देखा था प्रयत्न के आधार पर। तो इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर हम कर चुके हैं पहले ही, और प्रयत्न के आधार पर भी हम इसका आंतरिक प्रयत्न के आधार पर किस तरह से करते हैं वो हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर किस तरह से हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो टाइप है हमारा वो है नाद या कंपन के आधार पर। तो देखो, नाद को हम घोष भी कह सकते हैं, आवाज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक आवाज़ का आभास होता है और कंपन का आभास होता है, तो उनको हम कहते हैं ये घोषत्व व्यंजन। और इनको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 भागों में बांट सकते हैं हम इन्हें। एक तो होता है हमारा सघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं, अगर आपको सिर्फ घोष लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब है सघोष। और एक होता है इसमें अघोष। तो 2 टाइप होते हैं इसके, नाद या फिर कंपन के आधार पर। तो सघोष व्यंजन हम उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में हमें थोड़ा कंपन का आभास होता है, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आती है। और अघोष हम उसे कहते हैं जिसमें कंपन काफ़ी कम महसूस होता है और आवाज़ भी इसमें कम रहती है सघोष के मुकाबले। तो इनके टाइप देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। तो अघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और इसके अलावा श, श और स, ये तीनों श जो हैं ये हमारे आते हैं अघोष में। तो वर्ग मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जो होते हैं हमारे वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो जो 5 वर्ग हैं हमारे, इन वर्गों का पहला और दूसरा जो वर्ण है ये हमारा आ जाता है किसमें, अघोष में। तो ये तालिका भी मैंने बनाई हुई है यहाँ पर, तो टेबल बनाई हुई है, इसमें देख सकते हैं आप अघोष व्यंजन जो हैं ये आपको नीचे इस लाइट ग्रे कलर में दिख जाएंगे। तो देखो, पहला और दूसरा जो वर्ण है प्रत्येक वर्ग का वो हमारा आता है अघोष में। देखो, अघोष अगर याद रख लेंगे ना तो सघोष में बाकी बचे हुए आ जाएंगे, और इसके अलावा तीनों श इसमें शामिल होते हैं अघोष में। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, बाकी तीनों स जो होते हैं वो सब हमारे होते हैं अघोष। तो इनके उच्चारण को अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा कंपन आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन बात करें सघोष की, सघोष होते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। देखो, पहला और दूसरा तो हमने इसमें ले लिया, बाकी बचे हुए तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सभी वर्ण हमारे आ जाते हैं सघोष में। इनको अगर आप उच्चारण करके देखें, ग, यहाँ पर अगर आप हाथ लगाएंगे ग, घ, अंग, तो आपको थोड़ा सा कंपन, थोड़ा घर्षण महसूस हो रहा होगा, थोड़ा सा आवाज़ और कंपन महसूस हो रहा होगा। लेकिन अगर आप अघोष व्यंजनों का उच्चारण करें जैसे कि क, ख, तो ग, घ और अंग के मुकाबले क, ख में कम कंपन आपको महसूस हो रहा होगा। तो इस तरह से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ गए सघोष में। इसके अलावा जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन चारों, ये चारों हमारे सघोष में शामिल होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अलावा जो हमारा ह वर्ण है ये भी हमारा आता है सघोष में। तो क्योंकि हमने तीनों से तो अघोष में ले लिए हैं, बाकी बचा हुआ है हमारा आ जाएगा सघोष में। तो इस तरह से आप इनको बांट सकते हैं। सघोष की जो टेबल है वो मैंने यहाँ पर बना दी है, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अघोष याद कर लेंगे, मतलब पहला और दूसरा वर्ण और तीनों स अघोष में आएंगे, उसके बाद जो बाकी के बचेंगे, जो हमारे मूल व्यंजन मैंने आपको बताए थे 33 होते हैं, इनमें से एक बाकी के बचे हुए हमारे उसमें आ जाएंगे सघोष में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है, इनमें से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सभी स्वर जो हैं सघोष होते हैं। अगर आप उनका उच्चारण करें तो थोड़ा कंपन आपको महसूस होगा। तो ये जो 11 स्वर हैं हमारे, ये सभी 11 स्वर हमारे सघोष होते हैं। जैसे आप उच्चारण करके देखें, अ, ई, थोड़ा कंपन आपको महसूस होगा इनमें। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नाद या कंपन के आधार पर हमने रिवीजन देख लिया है इनका।
अब आगे हम देखेंगे दूसरा जो प्रकार है बाह्य प्रयत्न के आधार पर, वो है हमारा श्वास या फिर प्राणवायु के आधार पर। तो ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं इसमें अल्पप्राण और एक होते हैं हमारे महाप्राण। तो इसमें जो है कम या फिर ज़्यादा वायु निकलती है, उसके आधार पर हमने इनके नाम रखे हुए हैं। अल्पप्राण में कम वायु निकलती है उन व्यंजनों के उच्चारण में, और महाप्राण में ज़्यादा वायु निकलती है और ज़्यादा समय भी लगता है इनके उच्चारण में। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, नाम से ही आप पता लगा सकते हैं। अल्प मतलब कम, तो इससे ही आपको याद रह जाएगा, नाम से ही आपको याद रह जाएगा। अल्प मतलब होता है कम, और इसी नाम से आप याद रख सकते हैं इनको। अगर बात करें अल्पप्राण व्यंजनों की, तो बोलने में कम समय लगता ही है इनमें, और कम वायु भी निकलती है इनके उच्चारण में। अगर पहचान हम देखें तो कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो होता है हमारा अल्पप्राण। वर्ग मैंने बताए हुए हैं, क वर्ग, च, ट, त, प। अब इनके जो हमारे पहला है, तीसरा है और पांचवा है, ये आ जाते हैं हमारे अल्पप्राण में। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण में आ गए। अब इसके अलावा अगर हम बात करें अंतस्थ और ऊष्म में से कौन सा लेंगे, तो अंतस्थ जो व्यंजन है हमारे सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। आप बोल करके देखें, य, र, ल, व। बहुत कम टाइम इनके उच्चारण में लग रहा है और वायु भी कम निकल रही है। इसके अलावा बात करें अगर सभी स्वरों की, तो सभी स्वर जो हैं हमारे वो आते हैं हमारे अल्पप्राण में। तो सभी स्वर सघोष भी होते हैं और अल्पप्राण भी होते हैं। तो अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आ गया हमारा, और य, र, ल, व। इसके अलावा सभी स्वर हमारे अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अब देखो, पहला, तीसरा और पांचवा हमने ले लिया है, तो बाकी कौन सा बचा, दूसरा और चौथा। ये सभी हमारे आ जाते हैं महाप्राण में। इनको बोल करके अगर आप देखें, ख, घ, तो इनके उच्चारण में कितना टाइम लग रहा है, ट, ग और अंग के मुकाबले। ख, घ तो ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, और क, ग, अंग इनको बोलने में कितना कम टाइम लग रहा है। तो इस तरह से आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, जैसे कभी आपको ये ध्यान न रहे कि वर्ग का कौन सा वर्ण होना चाहिए, कभी कभी आप भूल सकते हैं, तो इस तरह से आप उच्चारण करके देख लें। अल्प से याद रखें, कम टाइम लगता है और कम वायु निकलती है, क, ग, अंग। और महाप्राण होते हैं जिनमें ज़्यादा वायु निकलती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो प्रत्येक वर्ग का ये हो गया हमारा दूसरा और चौथा वर्ण। इसके अलावा जो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं वो सभी हमारे आ जाते हैं महाप्राण में। श, क्ष, स, ह। देखो कितना खींच रहे हैं हम, ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो ये आ जाते हैं हमारे महाप्राण में। तो ईजी रहेगा आपको। देखो अंतस्थ तो सारे आ जाएंगे क्योंकि कम टाइम लगता है, तो अल्पप्राण में आ जाएंगे, और इसके अलावा सभी स्वर भी अल्पप्राण में आ जाएंगे। और जो ऊष्मी व्यंजन है इनमें ज़्यादा खींच रहे हैं हम, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो महाप्राण में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको बहुत ईजी रहेगा इनको याद रखने में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आपको ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है, आया हुआ भी है ये, किसी टीजीटी एग्जाम में शायद आया था, कि सभी स्वर जो है अल्पप्राण होते हैं और सघोष होते हैं। ये पॉइंट बस याद रखें आप। और अब हमारा ये डिवीज़न हमने देख लिया है व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके अलावा कुछ और भी व्यंजन होते हैं, इनके अलावा भी किस तरह से इनका यूज़ होता है वो देख लेते हैं हम। तो एक होते हैं हमारे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन होते हैं, कौन से होते हैं, जैसे कि दो सेम ग्रुप के व्यंजन अगर आ जाएं, मतलब एक ही व्यंजन जो है दो बार अगर प्रयोग किया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको याद रखना है। तो एग्जाम्पल तो देख ही रहे हैं आप, जैसे क जो है वो दो बार यूज़ हुआ है, तो सेम ही जो व्यंजन है वो दो बार आए, उनको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये 5 वर्ग हैं जो कि मैंने बताए हुए हैं, ये जो 5 वर्ग हैं, इनका जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण मतलब जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ये जो व्यंजन है हमारे, इनका द्वित्व व्यंजन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं साथ में। मतलब कि जैसे मतलब ख है तो ख को हम ख के साथ प्रयोग नहीं करते हैं, ख के बदले हम क्या प्रयोग करते हैं, उसके पहले वाला वर्ण हम प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप किसी शब्द में देखें तो ख से पहले अगर हमें इसका दूसरा अगर इसी का रूप हमें यूज़ करना है तो उसके बदले हम क्या करेंगे, इससे पहले वाला जो वर्ण है उसको हम यूज़ करेंगे। तो हम कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। आपने बहुत जगह इसका यूज़ देखा होगा। शब्द आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कोई ऐसा शब्द। दूसरे वर्ण की बात करें, देखो ये जो 3 एग्जाम्पल हैं, जैसे ख के साथ ख हम यूज़ नहीं करेंगे, ये मैंने बता दिया आपको। ख के साथ ख यूज़ नहीं करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, इससे पहले वाला वर्ण यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब ऐसे ही घ के साथ घ हम यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या यूज़ करेंगे, इसके पहले वाला वर्ण, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है।
तो इसका एग्जाम्पल मुझे ध्यान आ रहा है लक्कड़ बग्घा। लक्कड़ बग्घा आपने देखा होगा, मतलब शब्द देखा होगा लिखा हुआ, तो बाद का मैं लिख देती हूँ बग्घा। तो इसमें हम देखो घ यूज़ ना करके इसका पहले वाला वर्ण ग हम यूज़ करते हैं, आधा वर्ण जो हमें यूज़ करना है। ऐसे ही दूसरा अगर हम देखें छ के साथ छ का प्रयोग नहीं करेंगे हम। इसमें भी अगर आप देखें तो इस तरह से हम लिखते हैं, छ के पहले च लिख देते हैं। तो छ के पहले वाला वर्ण या फिर जो भी वर्ण है जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे जैसे कि दूसरा और चौथा वर्ण है जिनको हम सेम वर्ण इनका यूज़ नहीं करते हैं, तो इनके पहले वाला हम यूज़ करते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ ध का एग्जाम्पल देख लो। ध आपने देखा होगा, शुद्ध हम कैसे लिखते हैं, शुद्ध। उसमें हम धा नहीं दूसरा यूज़ करेंगे, उससे पहले हम द यूज़ करेंगे, ध। और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं और धा हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। लेकिन ये जो लगा रहता है ना, ये पूरा होता है, हम इसको आधा समझते हैं लेकिन ये पूरा होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा द्वित्व व्यंजन हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जो सेम ही व्यंजन दो बार यूज़ किए जाते हैं, पहले ये आधा यूज़ किया जाता है उसके बाद पूरा। और जो वर्ग के क च ट त प वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को हम द्वित्व व्यंजन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, इनका जो पहले वाला वर्ण होता है वो उसके साथ प्रयोग करते हैं द्वित्व व्यंजन के रूप में। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके अलावा दूसरा हमारा जो व्यंजन है वो होता है हमारा व्यंजन गुच्छ। ये एक टाइप ये भी होती है। तो इसमें क्या है, व्यंजन गुच्छ वो होते हैं जब हम किन्हीं दो व्यंजनों का उच्चारण एक ही झटके में करें, एक ही सांस में करें। तो अगर आप इन शब्दों को बोल करके देखें, जैसे कल्पना, शिष्य, पुष्प, क्या, तो इनको हम एक झटके में बोलते हैं, इनको हम अलग अलग नहीं बोल रहे हैं। हम कल्पना को ऐसे तो नहीं बोलते कल्पना, कल्पना तो नहीं बोल रहे। शिष्य को शिष्य तो नहीं बोल रहे। तो इनको हम एक झटके में एक सांस में बोलते हैं, तो इनको हम कहते हैं व्यंजन गुच्छ। तो ये दो अलग अलग व्यंजन होते हैं इसमें, क्योंकि सेम जो व्यंजन हो जाते हैं वो तो फिर हमारे द्वित्व व्यंजन में आते हैं। तो ये था हमारे व्यंजन से रिलेटेड टॉपिक। आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। तो इसके बाद हम करेंगे इसमें जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं व्यंजन से रिलेटेड, इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको आगे की क्लासेस में मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।